आज से किसी भी फ़ोन को आप कस्टमर को डायरेक्ट रिटर्न मत करें। सब कुछ प्रॉब्लम आपका कोई यूट्यूब वीडियो हो या फिर कोई स्कीमेटिक डायग्राम हो, ये आपको सॉल्व करके नहीं देगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम अपने आंखों से देखकर भी प्रॉब्लम को फाइंड करके सॉल्व करना होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आज मेरे पास एक Oppo Reno 7 5G फोन आया है और ये फोन आदर्श शॉप से रिटर्न होकर आया है और ये फिलहाल पूरी तरीके से डेट है। तो इसको तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही। इससे पहले मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ जो सुनकर आपको थोड़ा नॉलेज जरूर मिलेगा। कल मेरे पास एक टेक्नीशियन के पास से फ़ोन आया था। उस फ़ोन के अंदर पहले फुल शॉट था, तो फुल शॉट तो उन्होंने बिल्कुल सही कर दिया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या किया, शील्ड को रिमूव करने के टाइम एक सप्लाई को ब्रेक कर दिया था, एक सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया था और उन्होंने उस चीज़ को देखा नहीं। सिर्फ उन्होंने चेक किया फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरे पास कल उन्होंने उस फ़ोन को लेकर आया था और भी साथ में फ़ोन लेकर आया था उन्होंने। तो मैंने पहले उस फ़ोन को ओपन किया, उसके बाद मदरबोर्ड को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और लगभग मैंने उस प्रॉब्लम को 1 मिनट के अंदर ही फाइंड कर लिया। उन्होंने एक सप्लाई को सील को रिमूव करने के टाइम ब्रेक कर दिया और मैंने सिर्फ उस ब्रेक सप्लाई को जंपर कर दिया और फ़ोन बिल्कुल ऑन हो गया। तो इस तरह मैं बहुत सारे फ़ोन सही करता हूँ दोस्तों जो आदर्श शॉप से रिटर्न होकर आते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा दोस्तों, पहले आप अच्छे से चेक किया करें, उसके बाद ही आप सेट को रिटर्न करें। कुछ लोग मन में ये ठान लेते हैं कि सीपीयू और पावर आईसी में हीट मारने से डेट प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्टेप बाय आपको देखना है कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज मेरे पास जो ये फ़ोन आया है दोस्तों, ये भी एक डेट फ़ोन है, पूरी तरीके से डेट फ़ोन है और ये भी एक रिटर्न किया हुआ ही फ़ोन है। इसकी मदरबोर्ड की हालत पहले और ख़राब था। इसकी पावर सेक्शन में जितने भी आईसीस है वो सारे आईसीस का बॉल आपस में जुड़ गया था ज़्यादा हीट मारने की वजह से। पावर सेक्शन की सभी आईसीस को मैंने पहले रिमूव किया, उसके बाद क्लीन करके रिवॉल्व करके दोबारा सही डायरेक्शन में बिठाया और कुछ रजिस्टर, कैपेसिटर और कोयल भी इधर उधर करके रखा था, मैंने उसको भी सही किया। तो अभी हम इसकी सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखेंगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, इस फ़ोन की जो बैटरी है वो 2 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जो कि एक का वोल्टेज 3.7 करके 2 को मिला के नॉर्मल वोल्टेज बन जाता है 7.74 और इस बैटरी का लिमिटेड चार्ज वोल्टेज 8.9 VDC। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे M2762A IC को यूज़ किया गया है और इसके साथ MAX 77932B IC भी कनेक्टेड है चार्ज पाम के लिए। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को पहले बैटरी को रीडिंग करके दिखाता हूँ इसके अंदर कितने चार्ज है और उसके बाद हम मदरबोर्ड को भी रीडिंग करके देखेंगे मदरबोर्ड हमारा किस कंडीशन में है। तो बैटरी को रीडिंग करने के लिए मीटर को डीसी रेंज में सिलेक्ट करेंगे। इस बैटरी में पहले चार्ज नहीं था दोस्तों, मैंने इसको यूनिवर्सल चार्जर से चार्ज किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे 8.3 वोल्ट दिखा रहा है, यानी इस बैटरी के अंदर चार्ज है इस टाइम और ये फ़ोन को ऑन करने के लिए काफ़ी है। अभी हम इसकी प्राइमरी लाइनिंग को चेक करेंगे, इसमें देखेंगे ये फ़ोन हमारा अभी किस कंडीशन में है। तो इसको चेक करने के लिए हम मीटर को डायोड रेंज में सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक को वीवेट में रखेंगे और यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही रीडिंग बता रहा है। अभी हम साइड चेंज करेंगे, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करेंगे और रेड को वीवेट में रखेंगे और ये जो रीडिंग बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है ये बिल्कुल सही रीडिंग माना जाता है। अगर हमारे यहाँ पे रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज में सेम रीडिंग मिलता है तो उस कंडीशन में हम उसको शॉर्ट मानेंगे। तो मदरबोर्ड में हमारा प्राइमरी लाइनिंग बिल्कुल सही है। अभी हम इसकी सेकेंडरी लाइनिंग को चेक करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं जब इसकी पावर सेक्शन की सभी आईसीस को सही डायरेक्शन में रिवॉल्व करके बिठाया था, उसके बाद जब मैंने इसमें बैटरी कनेक्ट करके चार्जिंग में लगाया था तो मदरबोर्ड की एक एरिया में मुझे थोड़ा हीटिंग महसूस हुआ। मैंने अभी तक इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं किया, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस प्रॉब्लम को लाइव फाइंड आउट किया जाए। तो सबसे पहले हम डीसी सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे उसमें क्या शो होता है। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे सावधान करना चाहूँगा, आप जो यहाँ पे डीसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं उसको आप पहले एसी टेस्टर से जरूर चेक करें, क्योंकि कुछ डीसी सप्लाई से एसी करंट आउट होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इस तरह खाली हाथों से पकड़ने से हमारा भी रिस्क होता है और फ़ोन का भी। मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप डीसी सप्लाई मशीन में एक एक्स्ट्रा अर्थिंग जरूर अटैच करें। तो अभी हम इसमें डीसी सप्लाई के जरिए चार्जिंग को कनेक्ट करेंगे और उसमें देखेंगे अभी इसमें कितना एम्पियर ले रहा है। तो इस टाइम पहले से कम एम्पियर ले रहा है। जब इसका बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज था उस टाइम यहाँ पे 1 एम्पियर से ज़्यादा ले रहा था। मैंने इसकी बैटरी को यूनिवर्सल चार्जर से चार्ज किया। अभी यहाँ पे एम्पियर तो उतना नहीं ले रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे हीटिंग महसूस हो रहा है।
इस जगह में मुझे हीटिंग महसूस हो रहा है। यहाँ पे मुझे रीडिंग को देखकर और हीटिंग को महसूस करके मुझे लगता है इसकी सेकेंडरी लाइनिंग में कहीं पे शॉर्टिंग है। बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर ये जो एरिया है, इस एरिया के ठीक नीचे मुझे हीटिंग महसूस हो रहा है। तो मुझे तो एक्यूरेट ये पता नहीं चल रहा है किस जगह से हीटिंग महसूस हो रहा है। मुझे लगता है इस कंडीशन में सेकेंडरी लाइनिंग में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो इस शॉर्टिंग को फाइंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक ट्रिक। तो इसके लिए चलते हैं माइक्रोस्कोप पे। मुझे जो यहाँ पे हीटिंग महसूस हो रहा था, ठीक इस सेक्शन की बीच में से हीटिंग महसूस हो रहा था। तो अभी मैं बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हम चार्जिंग केबल को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो आईसी है, इस आईसी में ही मुझे हीटिंग महसूस हो रहा था। हो सकता है यही आईसी ख़राब है। और ये जो आईसी है दोस्तों, ये आईसी पावर सेक्शन में जितने भी आईसीस है उसके साथ ये कनेक्टेड है। यानी सेकेंडरी पावर सप्लाई में जो भी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है, इन आउट होता है, उस सप्लाई लाइनिंग के बीच में ही ये भी आईसी है। ये आईसी डुअल फेज स्विच कैपेसिटर कन्वर्टर भी है। यानी ये आईसी इस सेक्शन में पावर मैनेजमेंट का भी काम करता है। और इस आईसी को आप कोई हार्डवेयर स्कीमेटिक टूल में देखेंगे तो आपको सिर्फ ऑडियो सेक्शन के लिए दिखाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। फ़ोन में पहले से बैटरी कनेक्टेड है और अभी मैंने इसके अंदर चार्जिंग कनेक्ट नहीं किया, फिर भी ये सेक्शन गर्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चार्जर को कनेक्ट ना करके ही मैं आईसी के ऊपर थोड़ा थिनर लगा के देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैं पहले से मदरबोर्ड के साथ बैटरी को कनेक्ट करके रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थिनर किस तरह फ्लैक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे लगता है सेकेंडरी लाइनिंग के अंदर जो ऑलवेज वीपीएस सप्लाई का लाइनिंग है, उसके अंदर ही कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर शॉर्ट होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे चार्जिंग केबल को कनेक्ट करेंगे और फिर से और एक बार थिनर को अप्लाई करके देखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आईसी के ऊपर मैंने थिनर यहाँ पे डाला है वो फ्लैक्चुएट कर रहा है और आईसी भी थोड़ा गर्म हो रहा है। तो कुछ लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, सीधे आईसी को रिप्लेस कर करके देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सीधे आईसी को रिप्लेस नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। ये जो यहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है, इसका सिंपल रीजन ये है, इस एरिया में कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर शॉर्ट होगा। ये आईसी वीपीएस सेक्शन में ही है और यहाँ पे थिनर की फ्लैक्चुएशन को देखकर लग रहा है इसके अंदर तो सप्लाई इन हो रहा है, लेकिन इसका सप्लाई सही से आउट नहीं हो पा रहा है। फ्लैक्चुएशन को देखकर लगता है इसका आउट सप्लाई कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की वजह से ब्लॉक हो रहा है। इस आईसी से जो वोल्टेज आउट हो रहा है उसी की रास्ते में कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा। दोस्तों इस कंडीशन में ज़्यादातर आईसी सही रहता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आईसी के आसपास जो कंपोनेंट है उसको हम लोग पहले चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मीटर को बजर मोड में सेट कर लिया और सबसे पहले हम यहाँ पे रेड प्रोब को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक को, जितने भी इस एरिया में कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को चेक करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोनों में जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं वो कैपेसिटर से देखने को मिलते हैं। तो इसलिए पहले हम कैपेसिटर को चेक करके देखेंगे। अगर कैपेसिटर में हमारा शॉर्टिंग नहीं मिलता है तो उसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे। दोस्तों इस कैपेसिटर पे मुझे दोनों तरफ बीप मिल रहा है, देख सकते हैं इसकी दोनों तरफ बीप मिल रहा है। देखिए इसकी दोनों तरफ बीप मिल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं और यहाँ पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं। और दोस्तों फिलहाल मुझे इसका स्कीमेटिक डायग्राम कहीं पे नहीं मिला। जो मैं आप लोग को यहाँ पे सोल्यूशन दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको खुद ट्रेसिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैपेसिटर में भी शॉर्टिंग आ रहा है। देखिए इस तीनों कैपेसिटर में भी शॉर्टिंग बता रहा है। हो सकता है ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर की लाइनिंग के अंदर ही ये तीनों कैपेसिटर भी है, क्योंकि मुझे इसका स्कीमेटिक डायग्राम कहीं पे नहीं मिला, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस बड़ा वाला कैपेसिटर को रिमूव करके देखेंगे, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो कैपेसिटर हमारे यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अभी हम कैपेसिटर में रीडिंग लेंगे, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्टिंग था या हमारा उस लाइनिंग के बीच में और कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यही कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था। देखिए अभी हम इसमें जहाँ पे कैपेसिटर था उसमें हम रीडिंग लेंगे। अब यहाँ पे देखिए
इस सेक्शन में वैल्यू मिल रहा है। जब यहाँ पे कैपेसिटर था उस टाइम यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा था क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट था इसलिए। तो अभी हम फोन को ऑन करके देखेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस कैपेसिटर को मैंने ऐसे रिमूव किया है उसी सेम नंबर की कैपेसिटर को मैं यहाँ पे बाद में लगाऊंगा, और आपको भी ये लगाना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये VPS लाइन के अंदर है और उसमें वोल्टेज बनते हैं। उस वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर लगा रहता है। तो अभी हम इस फोन को ऑन करके देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फोन जो डेट था वो फोन अभी ऑन हो रहा है। इस तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखकर डेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोग को और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो फ़ोन है इस फ़ोन को जहाँ से रिटर्न किया गया है वहाँ से इसका जो मदरबोर्ड है उसको रिप्लेस करने के लिए बोला गया था, और मैंने उसी मदरबोर्ड को यहाँ पे रिपेयर करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इसलिए पहले अच्छे से चेक किया करे फ़ोन को, क्योंकि मदरबोर्ड का प्राइस फोन की अदर पार्ट से सबसे ज्यादा होता है। जैसे इस फोन की मदरबोर्ड का कॉस्ट 16,490 रुपीज़। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला है और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की एक लाइक और एक कमेंट से मोटिवेट मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।